नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट आर्टिलरी सेल्स की तरफ से है। मिलिट्री में आर्टिलरी पावर का दबदबा वर्ल्ड वॉर के ज़माने से ही चलता आ रहा है और आज भी जिस भी देश के पास सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा दूरी तक स्ट्राइक करने वाले आर्टिलरी गन्स मौजूद है, उसके पास हमेशा दुश्मन के मुकाबले अपर हैंड रहने वाला है। अब मोस्टली आज के जितने भी हाई एंड की हैवी आर्टिलरी गन्स हैं वो सभी के सभी 155 mm और 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की आर्टिलरी गन्स होते हैं और इसकी रेंज भी एक एवरेज के तौर पर देखा जाए तो 30 किलोमीटर से लेके 45 किलोमीटर के बीच होती है। अब भारत की बात करें तो भारत की ATGS आर्टिलरी गन स्टैंडर्ड एमुनेशन के साथ लगभग 48 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक कर सकता है, जो कि अब तक भारत में बनाए जाने वाले सबसे बेहतरीन आर्टिलरी गन में से एक है। रिसेंटली चाइना की तरफ से अपनी PLZ-52 कैटेगरी की आर्टिलरी गन्स के लिए भी एक स्पेशल एमुनेशन को डेवलप करने की बात सामने आई थी, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर के आसपास होने की बात की गई थी। ऑब्वियसली बात था कि कोई नॉर्मल प्रोजेक्टाइल नहीं बल्कि रॉकेट असिस्टेड और GPS गाइडेड प्रोजेक्टाइल था, लेकिन इससे चाइना को भारत के मुकाबले बेहतर स्ट्राइक रेंज मिलने वाला है। तो उसके बाद कल्याणी ग्रुप की तरफ से भी हमारी ATGS के लिए सेम कैटेगरी की एक लॉन्ग रेंज आर्टिलरी सेल को डेवलप करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर से ज़्यादा होने वाली है। अभी तक भारत फौज की तरफ से इस सेल की स्पेसिफिकेशन के बारे में कोई भी ज़्यादा डाटा नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि एक रैमजेट पावर आर्टिलरी सेल होने वाली है और अगर ये बात सच है तो इसकी रेंज 100 से 150 किलोमीटर के बीच होने की उम्मीद किया जा रहा है। वर्तमान कई वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से भी सेम टाइप की आर्टिलरी सेल को डेवलप करने की कोशिश किया रहा है, जिसमें US भी शामिल है, लेकिन अभी भारत फौज की तरफ से यह भी कहा गया कि वो अभी किसी स्पेशल टाइप की एमुनेशन को डेवलप करने के साथ साथ कन्वेंशनल आर्टिलरी सेल को भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वर्तमान की स्टैंडर्ड सेल के मुकाबले बेहतर रेंज को प्रोवाइड कर पाएगा, जो कि हमको बेहतर रेंज को प्रोवाइड करने के साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ने वाले हैं। अगला अपडेट एरो इंजन की तरफ से है और अभी हम एमका में इस्तेमाल होने वाली एरो इंजन के बारे में बात करने वाले हैं। अभी के लिए एमका में जो एरो इंजन का इस्तेमाल किया जाने वाला है वो जनरल इलेक्ट्रिक की 4N4 INS6 इंजन होने वाला है और इनिशियली एमका के सभी प्रोटोटाइप्स और एमका की Mark 1 प्रोडक्शन में इसी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए पहले से ही भारत और US के बीच एक डील को फाइनल करने की कोशिश किया जा रहा है और अभी पता चला कि HAL और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच ऑफिशियली GE 4N4 INS6 इंजन के लिए 2024 के एंड से पहले इस डील को साइन किया जाएगा। इस डील की कीमत करीब $1 बिलियन होने वाली है और इसमें खरीदे जाने वाले इंजन्स को भारत में ही TOT के साथ यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ बनाया जाने वाला है। इस डील में जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत को इन इंजन्स की 80% तक टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया जाएगा और अभी अगर 2024 में डील को साइन कर दिया जाता है तो 2027 तक इन इंजन्स की प्रोडक्शन को भारत में स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन इनिशियली 2027 में जब इंजन्स की प्रोडक्शन को भारत में स्टार्ट किया जाएगा तो इसमें 40% तक ही इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकेगा, लेकिन 2030 के आते आते इसको 80% तक इंक्रीज किया जाएगा। इसके अलावा अभी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत को एक और ऑफर भी दिया जा रहा है, जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक अभी भारत की एमका के लिए अपनी जनरल इलेक्ट्रिक 4N4 सीरीज के इंजन की डील के साथ साथ एक अलग से इंजन को भी डेवलप करने का ऑफर दे रहा है, यानी कि एक तरीके से वो भारत के साथ मिलकर एक नए इंजन को भी डेवलप करना चाहते हैं। अब जनरल इलेक्ट्रिक अपनी इंजन की रिलायबिलिटी की वजह से जाना जाता है और भारत भी इस बात को अच्छी तरीके से जानता है, क्योंकि अभी हमारी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट तेजस में भी हम जनरल इलेक्ट्रिक की 404 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल करते हैं और आगे चल के तेजस MK2 और एमका जैसे एयरक्राफ्ट में भी इनिशियली जनरल इलेक्ट्रिक की 414 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन एमका की Mark 2 वेरिएंट के बाद भारत जनरल इलेक्ट्रिक इंजन के बदले अपनी खुद की इंजन का इस्तेमाल करना चाहता है, जिस वजह से अभी सफरान और रोल्स रॉयस के साथ मिलकर भारत एक नए इंजन को डेवलप करने के बारे में बातचीत शुरू कर चुका है। तो इसमें जनरल इलेक्ट्रिक भी पीछे रहना नहीं चाहता और वो भी अभी भारत के साथ एक नए इंजन को डेवलप करने का ऑफर दे रहे हैं, जिसको भारत अपनी फ्यूचर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल कर पाएगा। लेकिन किसी भी यूनाइटेड स्टेट मेड सिस्टम के साथ बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन आते हैं, जिस वजह से अभी तक जनरल इलेक्ट्रिक की ऑफर को लेके भारत इतना इंटरेस्टेड होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगला अपडेट भारत और फ्रांस की तरफ से है। अब 26 जनवरी को हमारी रिपब्लिक डे के अवसर पर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन भारत के गस्त पर आने वाले और एक स्पेशल इनविटेशन भी था, जिसमें हमारी रिपब्लिक डे के अवसर पर उनको चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया था।
इस दौरान उम्मीद किया जा रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच कुछ डिफेंस डील को लेकर बातचीत होने वाली है। वैसे ही फ्रांस और भारत के बीच बहुत ही बेहतरीन रिलेशनशिप है और बहुत डिप्लोमेटिक वे में और डिफेंस सेक्टर में भारत और फ्रांस के रिलेशनशिप बहुत ही गहरा है। अभी भी भारत और फ्रांस के बीच कई डिफेंस डील पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसमें भारत की फ्यूचर एरो इंजन से लेकर रफाल जेट्स की डील तक शामिल है। लेकिन फिलहाल ये उम्मीद किया जा रहा है कि इमानुएल मैक्रोन के इस विजिट के दौरान भारत और फ्रांस के बीच न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर बातचीत होने वाली है और फ्रांस की तरफ से भारत को अपनी खुद की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को डेवलप करने में जो मदद करने का वादा किया गया था उसको लेकर कुछ डिस्कशन होने वाली है। फ्रांस की तरफ से भी भारत को अपनी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन में इस्तेमाल होने वाली सभी नॉन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करने के साथ साथ अपनी पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम को भी प्रोवाइड करने का ऑफर दिया गया था। और अगर इसको लेके कोई डील को अभी फाइनलाइज किया जाता तो ये भारत की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन प्रोग्राम की डेवलपमेंट में काफी मदद करने वाला है। इसके बाद भारत और फ्रांस के बीच रफाल जेट को लेकर भी बातचीत होने वाली है, जिसमें इंडियन नेवी के लिए खरीदे जाने वाले रफाल के साथ साथ फ्रांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट टेंडर में भी खरीदे जाने वाले एयरक्राफ्ट के अंदर रफाल को भारत सिलेक्ट करे, ऐसा कोशिश कर सकता है। इसके बाद अभी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की सेगमेंट में भी भारत जिन कामोव की KA-2260 हेलीकॉप्टर को खरीदना चाहता था उसमें फ्रेंच इंजन का इस्तेमाल होता है और अभी फ्रांस रशियन हेलीकॉप्टर के साथ अपने इंजन को सप्लाई ना करने की वजह से भारत को इस डील को फाइनलाइज करने में दिक्कत हो रही है, जिसके बारे में हम लोग पहले भी बातचीत कर चुके थे। तो अभी भारत फ्रांस को खास करके भारत की तरफ से खरीदे जाने वाले रशियन हेलीकॉप्टर्स में अपने इंजन को प्रोवाइड करने के लिए फ्रांस के साथ बातचीत करने की उम्मीद भी किया जा रहा है। अगला अपडेट एयर टू सरफेस मिसाइल की तरफ से है। रिसेंट मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अदानी डिफेंस की तरफ से भी हैदराबाद में एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ओपन किया जा रहा है, जिसके लिए अदानी डिफेंस की तरफ से लगभग 1500 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किया जा रहा है। इस फैसिलिटी को बनकर तैयार होने के लिए अभी 3 साल के आसपास वक्त लगने वाला है और यहाँ पर आगे चल के अदानी डिफेंस की तरफ से DRDO की तरफ से डेवलप किए गए रुद्रम सीरीज की मिसाइल को बनाने की बात सामने आई है। अभी तक DRDO की तरफ से डेवलप किए गए किसी भी हाई प्रोफाइल मिसाइल को मेनली भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाता है, लेकिन अभी इनको अदानी डिफेंस की तरफ से बनाया जा सकेगा और अभी खास करके अदानी डिफेंस की तरफ से रुद्रम सीरीज की मिसाइल को यहाँ पे बनाया जाने वाला है। अब रुद्रम 1 मिसाइल की बात करें तो एक एंटी रेडिएशन मिसाइल होने वाला है, जिसे दुश्मन की रडार्स को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और रुद्रम 2 एक मल्टी रोल एयर टू सरफेस मिसाइल होने वाली है। मल्टी रोल इस वजह से है क्योंकि रुद्रम 1 को सिर्फ दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को या स्पेशली रडार्स को ही टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें जो सीकर का इस्तेमाल किया था वो एक मिलीमीटर वेव सीकर है, जो कि रडार की सिग्नल का पीछा करके उनकी सोर्स को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन रुद्रम 2 में कोई भी स्पेसिफिक सीकर मौजूद नहीं होता है और इसमें मल्टीपल सीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें हम चाहे तो एक एंटी रेडिएशन सीकर या पैसिव होमिंग सीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको एक एंटी रेडिएशन मिसाइल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो हम इसमें एक इमेजिंग इन्फ्रारेड सीकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और एक नॉर्मल एयर टू सरफेस मिसाइल की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें इसको हम दुश्मन की बंकर्स को उड़ाने के लिए, हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाने के लिए या फिर कमांड एंड कंट्रोल स्टेशन को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।